वो एसी का 24 से 16 पे करिए ना। हाय एवरीवन, आइए स्वागत है आप सबों का QIP 1180 के इस एनालिसिस में। मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लैंग्वेज लर्नर्स का श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए विदाउट वाइलिंग अवे द टाइम, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो आइए देखते हैं। इस सेशन का सबसे पहला सवाल है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि आप उस सेंटेंस का सिलेक्शन करें जो सेंटेंस जो कि गिवन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में एक्सप्रेस करता हो। तो देखते हैं, इसका मतलब गिवन सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। अब अगर मैं गिवन सेंटेंस को देखूं तो गिवन सेंटेंस कहता है द एजेंसी हैड बीन रॉब्ड बाय टू मास्क्ड इंट्रूडर्स। मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखो एजेंसी को लूट लिया गया दो मास्क्ड इंट्रूडर्स के द्वारा, जो कि लूट लिया गया। तो सेंटेंस को लिखा कैसे गया है? हैड बीन प्लस V3 में। और हैडबिन प्लस V3 में अगर पैसिव वॉइस का निर्माण हुआ है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब आप एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन करोगे तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट की जगह पर है उसको सब्जेक्ट बना लो, हेड प्लस V3 में सेंटेंस की रचना कर दो और सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में बन जाएंगे। तो इस सेंटेंस में क्या देखोगे? द एजेंसी हैड बीन रॉब्ड, एजेंसी को लूटा गया किसके द्वारा? दो मास्क्ड इंट्रूडर्स के द्वारा, जो कि एजेंसी को लूटा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब एक्टिव में बनेगा तो दो मास्क्ड इंट्रूडर्स ने क्या किया कि एजेंसी को लूट लिया था। तो क्या करेंगे? हैड। यहां पर क्या करेंगे? हैड रॉब्ड द एजेंसी। तो क्या लिखेंगे हम? टू इंट्रूडर्स। हैव करेंगे तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। टू मास्क्ड इंट्रूडर्स हैड रॉब्ड द एजेंसी। इसका मतलब आंसर क्या है? आपका सी है। और अगर ये डी नहीं था तो क्यों था? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने की कोशिश किया, लेकिन गिवन सेंटेंस किसमें था? पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद टू मास्क्ड इंट्रूडर्स हैड बीन रॉब्ड द एजेंसी। इसका मतलब कि ये हुआ कि एजेंसी के द्वारा मास्क्ड इंट्रूडर्स को ही लूट लिया गया। तो इन्होंने क्या क्या सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर दिया। और ये किसका स्ट्रक्चर था? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। इसका मतलब ये एब्सोल्युटली ये क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ। टू मास्क्ड इंट्रूडर्स हैड रॉब्ड। जरा सोच के देखो, दो मास्क्ड इंट्रूडर्स ने क्या किया था? एजेंसी को लूट लिया था। तो जब यहाँ हैड का प्रयोग हुआ तो रॉब के बदले अगर रॉब्ड मतलब क्या हुआ? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता, वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखता, तब जाकर के हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे आने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। लेकिन यह वर्ब का फॉर्म सही नहीं है, इसलिए क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। और अगर आप फाइनली अगर आंसर पे आना चाहोगे तो योर आंसर इज सी। चलो दोस्त, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड द क्वेश्चन नंबर इज 77। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का चुनाव करना है, यानी विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों का चुनाव करना है। और किस शब्द का विपरीत अर्थ चाहिए हमें? गिवन शब्द है आपका इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब क्या हुआ? इन डेप्थ। ठीक है। अब जैसे देखो क्या हुआ कि इंटेंसिव टीचिंग होती है हमारे इंस्टीट्यूशन में। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी ही गहनता से, बहुत ही जो कि गहराई से, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जब आपको पढ़ाई जाती है तो सुपरफिशियल नॉलेज आपको नहीं दी जाती है, ऊपर ऊपर से आपको जानकारी नहीं प्रोवाइड की जाती है, बल्कि इन डेप्थ नॉलेज आपको दी जाती है, गहरी जानकारी दी जाती है और बड़ी ही तीव्रता के साथ दी जाती है। तो क्या कहोगे कि इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया आपका? क्या कहोगे? इन डेप्थ। और जब इसका अपोजिट लोगे तो क्या होगा? इन डेप्थ का मतलब क्या हो गया कि बड़े ही गहराई में, गहन रूप से आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। अगर हमारा इंस्टीट्यूशन आपको सुपरफिशियल अगर नॉलेज देगा तो इसका मतलब क्या? ऊपर ऊपर से जानकारी, ठीक है, लेकिन डेप्थ नॉलेज आपको नहीं हो पाएगा। तो जस्ट इसका ऑपोजिट अगर हम देखें, इंटेंसिव का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल। बाकी डेयर का अर्थ आप जानते हो, साहस करना। फायर्स का मतलब क्या हो जाता है आपका? ठीक है, फायर सब मतलब क्या हुआ? ये एंग्री। ठीक है, एंग्री से रिलेट करता है, खास करके जंगली जानवरों के लिए यूज करते हैं। इसके बाद देखो रियल मतलब क्या होता है आपका? वास्तविक होता है। देयरफॉर योर आंसर इज डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे।
अब अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 78 को देखूं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कहता क्या है। कहता है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो सेंटेंस ने कहा कि आई हैव गिवन यू अ सेंटेंस सेगमेंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स, and in one of the parts there will be some grammatical mistakes। तो क्या होगा, किसी एक पार्ट में आपको जो कि ग्रामर से संबंधित आपको अशुद्धि मिलेगी, उस पार्ट को फाइंड आउट करो। तो देखते हैं गिवन सेंटेंस क्या है। अ लॉट ऑफ एडल्ट्रिएंट्स आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू एन रेंज ऑफ। जरा सोच करके देखो, यहां पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है अ रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स होना चाहिए। और रेंज में से देखो, रेंज का साउंड कैसा है, आपका कॉन्सोनेंट का साउंड है। और कॉन्सोनेंट के साउंड के लिए आप क्या करोगे, एन शब्द का प्रयोग न करके हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, ए का प्रयोग करना चाहिए। तो इसीलिए क्या कहोगे, अगर एरर आया है तो किस पार्ट में आया है, आपको इस पार्ट में नहीं है किसी तरह की गलती, सेकंड पार्ट में भी किसी तरह की गलती नहीं है, तो आप क्या कहोगे, ये थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो था ये गलती थी। तो हम क्या करेंगे, एन को यहां से चेंज करके अगर हम ए का प्रयोग करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट करके लिखा गया है टू अ रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, योर आंसर इज डी। देखो इसमें हमें क्या किया करना था कि आपको एरर का चुनाव करना था, और जो भी एरर आपको दिखता है उस एरर को करेक्ट करके किस ऑप्शन में रखा गया है उस ऑप्शन का हमें चुनाव करना था। और हम लोग जो कि अपने आंसर पे आ गए, और हमारा आंसर क्या निकला, आंसर डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 79 पे देखूं तो क्या कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। क्या कहता है कि जो अंडरलाइंड सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करे उस ऑप्शन का आप क्या करो कि चुनाव करो। तो देखो अंडरलाइंड सेगमेंट क्या कहता है, एट द फ्रंट ऑफ हिम। एट द फ्रंट ऑफ हिम, तो जरा सोच करके देखो, एट द फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है। ये बात बचपन से ही आप लोग जान रहे हो, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ हिम इसका मतलब क्या हुआ, उसके सामने ही। सेंटेंस का अगर मीनिंग निकालोगे तो सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है, द इनविजिलेटर डिडंट नो। ठीक है, इनविजिलेटर को पता नहीं चला, मतलब उसे मालूम ही नहीं हुआ कि दैट द फोर फ्रेंड्स वर एक्सचेंजिंग नोट्स राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। इसका मतलब क्या हुआ, वो जान ही नहीं पाए कि चारों दोस्त उसके सामने ही अपने नोट्स को क्या कर रहे थे, आपस में एक्सचेंज कर रहे थे। तो यहां पर देखो क्या करोगे कि एट द फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे हम, बल्कि किसका प्रयोग करता है, इन फ्रंट ऑफ। और देखोगे इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कहां पे किया गया है, इन फ्रंट ऑफ यहां। तो क्या कहोगे, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करके अगर ऑप्शन 4 रखा जाए यानी डी को रखा जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देयरफॉर योर आंसर इज डी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर अगर हम 80 को देखें तो देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स का आप चुनाव करें। एंटोनिम्स का अर्थ आपको पता है कि क्या होता है। एंटोनिम्स का मतलब हुआ द वर्ड्स हैविंग अपोजिट इन द मीनिंग। आपको उस शब्द का चुनाव करना है जो इसका विपरीत अर्थ रखता हो। जैसे देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा गया आपको मेटिकुलसली। मेटिकुलसली, और मेटिकुलसली का मतलब होता है कि व्हाट यू डू वेरी केयरफुली। जो काम आप बड़ी ही सावधानी से करते हो, एक छोटे से छोटे डिटेल्स का भी ध्यान रखते हो आप, तो आपके बारे में क्या कहा जाएगा, यू डू ऑल द जॉब्स वेरी मेटिकुलसली। आप सारा काम जो करते हो बड़ी ही बारीकी से करते हो, बड़ी ही केयरफुली। ठीक है, इवन माइन्यूट डिटेल्स का भी ध्यान रख करके उस कार्य को क्या करते हो, संपादित करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को करते हो आप, बड़ी ही सावधानी पूर्वक करते हो। अगर इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम सोचें तो क्या सोचेंगे, इसका मतलब है कि आप कोई भी काम करोगे तो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करोगे। इसका मतलब क्या करोगे, अनऑर्गेनाइज्ड वे में करोगे और केयरलेसली के साथ करोगे, लापरवाही पूर्वक करोगे। तो इसके जस्ट अपोजिट में अगर हम देखें तो आपके ऑप्शंस में एक शब्द अवेलेबल है जो इसका एग्जैक्ट क्या है, अपोजिट है। और वो शब्द क्या है, केओटिकली। केओटिकली का मतलब क्या हुआ, इन अनऑर्गेनाइज्ड वे। अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में अगर किसी भी काम को करते हो, केयरलेसली करते हो, तो इसके लिए कौन सा शब्द यूज करोगे, केओटिकली। अगर केयरफुली अगर देखोगे इस चीज को, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, मेटिकुलसली। बाकी अन्य ऑप्शन को देखें, सीरिनली, ठीक है, सीरीन से बना है, सीरिनली इसका मतलब क्या, शांतिपूर्ण तरीके से। प्रूडेंटली, प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है। ठीक है, तो प्रूडेंट का मतलब वाइज हुआ और एल वाई लगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वाइजली, बुद्धिमानी से।
वाइसली और मिसमराइजिंगली। मिसमराइजिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षक, और मिसमराइजिंगली का मतलब क्या हो गया आपको? आकर्षक तरीके से, अट्रैक्टिवली। तो क्या करेंगे कि बाकी ऑप्शंस इस कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठता है, इसलिए आपके आंसर क्या होने चाहिए? योर आंसर शुड बी सी। और सही में आपका आंसर क्या है? तो सी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 81 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 81 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखो अनेक शब्दों को यूज करके एक स्टेटमेंट दी गई है, और आपसे कहा जा रहा है जो बात मैं स्टेटमेंट्स के जरिए कह रहा हूं, शब्दों के समूहों के जरिए मैं कह रहा हूं, उनके लिए किसी आप एक शब्द का प्रयोग करके मुझे दिखाओ। ठीक है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। और ये देखो शब्द क्या है? अफेक्टेड बाय एन अनडिजायरेबल कंडीशन। मतलब क्या हुआ? अवांछनीय कंडीशन जो है, मतलब क्या? अनडिजायरेबल, अवांछनीय परिस्थितियों से जो प्रभावित हुआ व्यक्ति है, या अनप्लीजेंट फीलिंग जो उसके मन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो कि अनप्लीजेंट फीलिंग से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति के लिए अगर एक शब्द का प्रयोग किया जाए, तो गिवन ऑप्शंस में से किस शब्द का प्रयोग करोगे? तो इसके लिए अप्रोप्रिएटली किसका प्रयोग करोगे? स्ट्रिकन। और स्ट्रिकन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन से जो प्रभावित लोग हैं, उसी के लिए स्ट्रिकन का प्रयोग करोगे। अब जरा सोच के देखो, अगर मैंने यहां पर लिख दिया पोवर्टी, पोवर्टी स्ट्रिकन पीपल, इसका मतलब क्या हुआ? गरीबी से प्रभावित लोग। मतलब क्या हुआ? गरीबी से जो नाखुश हैं, जो अनप्लीजेंट इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और इस नेगेटिव सिचुएशन से जो प्रभावित लोग हैं, उसी के लिए हमने कौन सा शब्द का प्रयोग किया? पोवर्टी स्ट्रिकन पीपल। ठीक है, इसका मतलब गरीबी से ये रखे प्रभावित लोग। तो यहां पर देखिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर है डी। अगर बाकी शब्दों को देखेंगे, अगर आप कहते हो किसी के बारे में मॉडेस्ट है, तो वो व्यक्ति क्या है? तो पोलाइट है, सिविलाइज्ड है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज के प्रति इंडिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द पर्सन हैविंग नो इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज के प्रति उसके मन में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं है, अर्थात वो व्यक्ति उस चीज के प्रति एपेथेटिक है। इसका मतलब क्या हुआ? उदासीन है। और यहां पर देखो कैंसिल्ड है अगर कोई चीज, तो इसका मतलब क्या हुआ? चीजें रद्द हो चुकी है। तो अल्टीमेटली हम लोग अपने आंसर पे आ चुके हैं, एंड आवर आंसर वाज डी। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है जेंटलमैन? कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स का चुनाव करना है। और सिनोनिम्स का जो चुनाव करना है कि सेंटेंस में दिए गए शब्द और उस अंडरलाइंड शब्द के आधार पर आपको चुनाव नहीं करना है। सिंपली यू हैव बीन गिवन अ वर्ड बीविचिंग, एंड बीविचिंग का मतलब क्या होता है? किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को सम्मोहित करना। ठीक है, तो बीविचिंग के सिनोनिमसली अगर किसी शब्द को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? एल्योरिंग। एल्योरिंग का बी मतलब क्या हो जाएगा? किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और पेनफुल सिचुएशन होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव सिचुएशन है। रूड है तो कोई व्यक्ति क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है। अगर आप रिपल्सिव के बारे में बात करोगे, अगर कोई भी चीज अगर अट्रैक्टिव है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपका रिपल्सिव हो जाएगा। और आपसे पूछा किया गया है, आपसे पूछा गया है सिनोनिमसली, ठीक है, मीनिंग कैरी करने वाले शब्द। तो क्या करोगे? बीविचिंग अगर कोई चीज है तो वो क्या है? अट्रैक्टिव है। वो चीज क्या है? अट्रैक्टिव है। और अट्रैक्टिव के अर्थ में किसको यूज करोगे? एल्योरिंग शब्द का प्रयोग करोगे। और अगर आपसे एंटोनिम्स पूछा जाता, अगर आपसे एंटोनिम्स पूछा जाता, तब आप क्या करते? आप रिपल्सिव शब्द का प्रयोग करते। देयरफॉर योर आंसर इज बी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 83 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? कहता है देखो ये अंडरलाइंड सेगमेंट जो है, ठीक है, देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट। क्या कहता है? कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। कहता है कि आप ऐसे ऑप्शन का चुनाव करके मुझे बताइए जो इस अंडरलाइंड सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सके। ठीक है, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, अगर स्टेटमेंट्स को पढ़ करके लगता है कि सेंटेंस इटसेल्फ इज सफिशिएंट, मतलब कि सेंटेंस अपने आप में परिपूर्ण है, इट डजंट नीड सब्स्टिट्यूशन, तो आप क्या करोगे? किस आंसर का चुनाव करोगे? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। उस ऑप्शन का आप चुनाव कर लेना जिस किसी भी ऑप्शन में आपको दिखे। चलो सेंटेंस पढ़ करके देखते हैं क्या कहता है। देखो क्या कहते हो कि द मरमेड murmured that it had been very difficult for her to live far from human civilization। मरमेड के बारे में तो आप जानते ही हो, जलपरी। जलपरी ने नम्र स्वर में उसने कहा, धीमी आवाज में उसने कहा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता से दूर जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बात उसने कहा है। द मरमेड
murmured that it had been very difficult, बहुत मुश्किल की घड़ी थी, मानव सिविलाइजेशन से दूर रहना बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। तो जरा देखो इस बात को जो कहा गया है, जिस ग्रामेटिकल टर्म की मदद से कहा गया है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। that it had been very difficult, ये चीज जो था मरमेड के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर रहना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस सेल्फ सफिशिएंट है, सेंटेंस में किसी भी तरह के सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंटेंस में किसी भी तरह के इनकरेक्शंस नहीं है। देयरफॉर योर आंसर शुड बी बी। इसलिए क्या करोगे, अपना आंसर के रूप में जब चुनाव करोगे तो किस ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए, आपको बी वाले ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। चलो दोस्त, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 84 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 84 कहता है, ये देखो पीक्यूआरएस के क्वेश्चन है, जब छोटे छोटे क्वेश्चन हो तो इसको क्या करना, मीनिंगफुली कंप्लीट कर लो। तो सबसे पहली बात देख लीजिए, आप क्या करेंगे कि जब ये छोटे छोटे वाक्य हैं, एक ही सेंटेंस का अगर ये टुकड़ा है, तो आपको चुनाव क्या करना होगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट का चुनाव सबसे पहले मुझे करना है। और जब सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो क्या करेंगे, द लोटस टेम्पल हैज ऑलवेज, ठीक है, हैज ऑलवेज एंजॉयड एन अनपैरेलल्ड पॉपुलैरिटी। मतलब क्या हुआ, लोटस टेम्पल जो है हमारे इंडिया का, लोटस टेम्पल ने हमेशा से एक अद्भुत पॉपुलैरिटी को एंजॉय किया है, ठीक है, अद्भुत पॉपुलैरिटी को एंजॉय किया है, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स डाउन टू द प्रेजेंट डे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखिए भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन इन सभी मंदिरों में से अगर इतिहास में भी आप झांक करके देखोगे, संपूर्ण भारतवर्ष में भी अगर जो कि क्या कहता है कि अगर देखोगे तो क्या देखोगे कि संपूर्ण भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो लोटस टेम्पल ने एक अद्भुत तरीके से पॉपुलैरिटी को एंजॉय किया है। कब से कब तक, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, मतलब संपूर्ण भारत में, फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स डाउन टू द प्रेजेंट, मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक दिनों से लेकर के अब तक सभी मंदिरों में सबसे ज्यादा किसी ने अगर अपनी पॉपुलैरिटी को एंजॉय किया है तो वो किसने किया है, लोटस टेम्पल ने किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एज सोन बाय इट्स प्रीडोमिनेंस इन लिटरेचर एंड आर्ट, और इसका प्रीडोमिनेंस जो है उन समयों के साहित्यों को पढ़ो, आर्ट को देखोगे, वहां से लेकर के यहां तक के सफर में अगर किसी को अगर एग्जैजरेट किया गया है, किसी को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी दी गई है, तो किसको दी गई है, तो लोटस टेम्पल को दी गई है। और इस तरह से मीनिंगफुली सेंटेंस को अगर आपस में कंबाइन करोगे या अरेंज करोगे तो सबसे पहले किसको रखोगे, तो किसको रखोगे, सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत करेंगे किससे, द लोटस टेम्पल हैज ऑलवेज एंजॉयड एन अनपैरेलल्ड पॉपुलैरिटी, मतलब क्यू के बाद पी होना, क्यू के बाद पी का होना 100% करेक्ट है। इन्होंने क्या किया है, अनपैरेलल्ड पॉपुलैरिटी को एंजॉय किया है संपूर्ण भारतवर्ष में। और इसका प्रमाण जो है कि शुरुआत के जो कि साहित्य से लेकर के कलाओं के क्षेत्र तक जो है कि क्या कहते हैं, इसका आपको प्रमाण देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्यूपी के बाद पहले एस को रखना फिर आर को रखना, और क्यूपी एस आर में चले तो आपका एक ही ऑप्शन है अवेलेबल, वो क्या है, ऑप्शन ए। देयरफॉर योर आंसर इज ए। चलो दोस्त, अब आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 85 देखें तो यहां पर क्या किया गया है, यू हैव बीन गिवन अ सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में कुछ शब्दों को यूज किया गया है, और उस सेंटेंस में जो कुछ शब्दों को जो यूज किया गया है, ये 4 शब्दों को जो यूज किया गया है, बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसी गिवन सेंटेंसेस में से मैंने ये चारों शब्द निकाले हैं, चारों शब्दों में से देखो आप किस शब्द की स्पेलिंग गलत है। तो चलो अगर हम स्पेलिंग को चेक करें तो परसिस्टेंट की स्पेलिंग सही है, रेबल की भी स्पेलिंग सही है, और रेबल का मतलब क्या होता है, मोब, उग्र भीड़। इसके बाद देखो प्रोसिक्यूशन, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन नहीं है बल्कि क्या है, परसिक्यूशन। और जब हम परसिक्यूशन के बारे में बात करेंगे तो परसिक्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है, PER, ठीक है, ठीक है, परसिक्यूशन PERSECUTION। तो यहां पर क्या करोगे, इस पहले वाले सी के बदले अगर एस का प्रयोग कर दो तो इसकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। और डिजर्टेड का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। तो इसीलिए अगर आप आंसर का चुनाव करोगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आप क्या कहोगे, प्रोसिक्यूट, ठीक है, परसिक्यूट का चुनाव करोगे, PERSECUTE, ये हो गया वर्ब के फॉर्म में। और परसिक्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा, TION, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर आप उसको यूज कर लोगे। और इस तरह से अगर हम एरर ढूंढे तो एरर किस में निकालोगे आप, सी वाले पार्ट में निकालोगे, परसिक्यूशन। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अब अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 86, तो क्वेश्चन नंबर 86 है आपके होमोनिम्स के क्वेश्चन है।
होमोनिम्स के क्वेश्चन है, तो अगर आपको सेंटेंस के माध्यम से पूछा जाए तो आपके लिए जज करना बहुत आसान हो जाता है। आप क्या करोगे, सेंटेंस का मीनिंग देखोगे, किस डायरेक्शन में मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है, और तब गिवन ऑप्शंस में से देख लेना किसका चुनाव किया जाना चाहिए। देखो सेंटेंस क्या कहता है, द डॉक्टर्स गेव हिम मोर पावरफुल ड्रग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर ने जो है कि और भी ज्यादा पावरफुल ड्रग्स उसे दिया, और भी ज्यादा पावरफुल दवाइयां उसे दी, इन द ब्लैंक्स होप दैट ही माइट रिकवर। मतलब क्या हुआ, डॉक्टरों को उम्मीद नहीं है कि वो उसकी जान बच पाएगी, मतलब नाउम्मीद होकर के डॉक्टर ने क्या किया, हाईली पावरफुल मेडिसिन दिया, इस उम्मीद में कि इसके बचने के चांसेस तो है नहीं, चलो हाईली पावरफुल मेडिसिन देता हूं, कहीं बच जाए तो बच जाए, अदरवाइज इस मेडिसिन ने अगर काम नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी लीला तो समाप्त होनी ही होनी है। तो जरा सोच के देखो, पूरी उम्मीद के साथ डॉक्टर ने वो दवाई दी थी हाईली पावरफुल, या मतलब क्या कहोगे, ना उम्मीद होकर के, लीस्ट पॉसिबिलिटी के साथ हाईली पावरफुल ड्रग्स उसने क्या किया, पेशेंट को एडमिनिस्टर किया है। तो क्या करोगे, यहाँ सबसे कम के अर्थ में जब आप यूज करोगे, तो चलो अब हम देखते हैं आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। सबसे पहले देखो वेन, ये तो क्या है, आपका टाइम को दिखाएगा, इसकी जरूरत है ही नहीं। इसके बाद देखो वेन का मतलब क्या होता है, आपकी नस, आपकी नसों में जो खून बहता है, इन्हीं नसों के लिए जो यूज किया जाने वाला शब्द है, ये क्या है, आपका वेन। और ये वेन जो है, ये है चांद का घटना। और ये जो कहता है VAIN, इसका प्रयोग किया जाता है लिस्ट के अर्थ में, सबसे कम के अर्थ में, सबसे कम के अर्थ में। तो डॉक्टर ने जो उसे दिया था हाईली पावरफुल मेडिसिन जो दिया था, लिस्ट होप के साथ, सबसे कम उम्मीद के साथ जो कि उसने ये दवाई दी, कहीं जान बच जाए तो बच जाए। देयरफॉर अगर आपको आंसर का चुनाव करना हो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी। चलो दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 87 को, तो क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, ठीक है, कि आपको कहता है कि यहां पर देखिए गिवन सेंटेंस में मैंने एक शब्द को अंडरलाइन किया है, और जिस शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है उसका आप मुझे क्या बता दो, उसका जो है कि सिनोनिमस वर्ड बता दो, इसका सिनोनिमसली क्या हम यूज करेंगे। देखो सेंटेंस क्या कहता है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी, मतलब क्या, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, द स्पाई हैड टू इफेस ऑल द एविडेंस, तो स्पाई जो था उसको क्या करना पड़ा, सारे साक्ष्य या सबूत मिटाने पड़े, ठीक है, मिटाने पड़े, ऑफ हिज ट्रू नेम एंड ऑक्यूपेशन, उसका जो ओरिजिनल नाम था, जो उसका मुख्य पेशा था, ठीक है, और उसके जो व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स थे, सभी सारी की सारी जानकारियों को, ऑल द डिटेल्स को क्या करना पड़ा, उसे छुपाना पड़ा। छुपाने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स था तो डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया होगा, बर्बाद कर दिया गया होगा। जो रियल आइडेंटिटी को दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे, दस्तावेज होंगे, उसके जो नाम होंगे, सब चीज को उसने क्या किया, इफेस कर दिया। इफेस का मतलब क्या हुआ, समाप्त कर दिया जाना, मतलब क्या हुआ कि बर्बाद कर दिया जाना। इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो है कि क्या कहता है कि अंश तक मिटा दिया जाना। तो यहां पर देखो इफेस के अर्थ में, इफेस का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, एनिहिलेट के अर्थ में हुआ, यानी डिस्ट्रॉय के अर्थ में हुआ है। डिस्ट्रॉय मतलब क्या हुआ, बर्बाद कर देना, समाप्त कर देना। तो अब ये देखो इसके सिनोनिमस वर्ड में देखोगे तो ये क्या है, आपका डी ऑप्शन तो दिख ही रहा है, क्लेरिफाई करना, स्पष्ट करना। रिवील करना मतलब क्या हुआ, जग जाहिर करना, मतलब क्या हुआ, रहस्य से पर्दा हटाना। और मेंटेन करना, तो मेंटेन करना तो अर्थ आपको पता ही है, देयरफॉर योर आंसर इज डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अब देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का अर्थ आपको पता है, सिनोनिम्स मतलब द वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग। और शब्द क्या है, कंप्रीहेंड। जब आप किसी भी चीज को कंप्रीहेंड करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उस चीज को समझने का प्रयास करते हो। इन द सेम वे, व्हेन यू लर्न अ सर्टेन थिंग एंड ट्राई टू कंप्रीहेंड, इन अदर वर्ड्स यू कैन से यू असिमिलेट। तो कंप्रीहेंशन यानी कंप्रीहेंड के ही अर्थ में दूसरे सिनोनिमस वर्ड का प्रयोग करोगे, तो इसी के सिनोनिमस वर्ड के रूप में किसको यूज करते हो आप, असिमिलेट शब्द का प्रयोग करते हो। तो इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर सी होना चाहिए। बाकी अन्य शब्दों को अगर हम देखें तो सबसे पहला शब्द आपका क्या है, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स। डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ, सच को तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत करना, मतलब क्या हुआ, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाना, ये क्या होता है, डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट्स। दूसरा देखो डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है, डेटर समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को कुछ करने से रोकना। अगर मान लो आप लोग मेरे दोस्त हो
and you all the guys and girls while away your time in useless things. तो मैं क्या करूंगा, I'll deter you from wasting your precious time as your examination is very at hand. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्स आपकी 2 महीने बाद होने वाली है, और अभी अगर आप अपना समय निरर्थक चीजों में अगर आप गंवा रहे हो तो मैं आपको रोकूंगा कि जेंटलमैन दिस विल नॉट बी गुड फॉर यू, इट विल हैव नेगेटिव रिपरकशंस. मैं क्या कहूंगा, इसका नेगेटिव परिणाम होगा. एग्जाम बगल में है, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आपको 1 साल इंतजार करना होगा. तो जब मैं किसी को रोकूंगा कुछ करने से, और ये बताते हुए कि अगर नहीं मानोगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, इसी चीज के लिए जो यूज किया जाने वाला शब्द है वो क्या है, आपका डेटर है. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको जानकारी है ही, देयरफॉर योर आंसर इज सी. चलो दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, चलो इसके बारे में हम देखें. क्वेश्चन नंबर 89 कहता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस have been given as options. Select the option that contains an error. क्या कहता है कि चलो जो कि क्या कहता है कि सेंटेंस का वो हिस्सा का चुनाव करो जिसमें कि व्याकरण से संबंधित आपको अशुद्धि दिखती हो. और गिवन सेंटेंस है, सुमन हैज बॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट शॉल टू वेयर विथ हर न्यू ड्रेस. इसका मतलब क्या हुआ कि सुमन ने क्या किया है, एक नई ड्रेस खरीदी है सुमन ने. अब जो कि इस ड्रेस पर फिट बैठे उन्होंने एक शॉल खरीदा है. उसने क्या किया, सुमन ने एक शॉल खरीदा है जिसमें 2 रंग हैं, व्हाइट भी है और ब्लैक भी है. और जब एक ही में अगर आपको दोनों कलर शामिल हो तो क्या करना चाहिए आपको कि सिर्फ पहले वाले के साथ आपको जो कि आर्टिकल से ए का प्रयोग करना चाहिए, और दूसरा जो आपने व्हाइट के साथ यूज किया है इसको आपको हटा लेना चाहिए. ठीक है, और देखो क्या कि नई ड्रेस जो उन्होंने खरीदी है उसी से मैच करने के लिए उसने क्या किया है कि एक जो है कि एक ऐसा शॉल खरीदा है जिसमें दोनों रंगों का समावेश है, व्हाइट और ब्लैक भी है. अगर यहाँ नंबर ऑफ ड्रेसेस होते, एक से ज्यादा ड्रेस होते, तो फिर इसको हम क्या करते कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड में छोड़ देते, क्योंकि दोनों के साथ अगर एक का प्रयोग होता तो क्या हो जाता, 2 साल होता अलग अलग रंगों का. लेकिन यहाँ पर क्या है कि ड्रेस जो सिंगुलर में दिखाया जा रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सेकंड से हटा लेना चाहिए, ये एज्यूम करते हुए कि एक ही साल उसने खरीदा है जिसमें कि दोनों ही रंग शामिल हैं. और अगर ये 2 अलग अलग सॉल्व होता तो जरूर आपके आंसर वाले ऑप्शंस में जरूर नो करेक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन अवेलेबल होता. और जब आप अपने ऑप्शंस को देखते हो तो करेक्शंस की कोई गुंजाइश नहीं है. ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, इसलिए क्या करना दोस्त, आप यही सोच करके चलना कि उन्होंने एक ही सॉल्व खरीदा है. अगर 2 अलग अलग सॉल्व होते तो आपके ऑप्शन में नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी होते, तब जाकर के ये मसला क्या होता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. तब अगर आप नो करेक्शन रिक्वायर्ड को जज करते तो शायद कोई काटने को तैयार नहीं होता, किसी में हिम्मत नहीं होती कि आपके आंसर को कोई इनकरेक्ट साबित कर दे. तो चलो दोस्त, इस तरह से अगर हम अपना एरर निकालें अभी फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग चूज योर आंसर एज द ऑप्शन सी. चलो दोस्त, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ. अब अगर मैं आऊं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या कहता है. ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है. इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या दिया है आपके पास, लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूं दीज डेज, ठीक है, आई एम लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिनों मेरी स्थिति कैसी है, जैसे हॉट टिन रूफ पे बिल्ली बैठी होती है बेचैन अवस्था में, अशांत अवस्था में, परेशान होकर के जो बिल्ली बैठी हुई होती है, आजकल मैं इसी तरह के सिचुएशन से गुजर रहा हूं. ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हुआ कि हॉट टिन रूफ, अभी आप जान रहे हो ना टेम्परेचर कितना है. ठीक है, टेम्परेचर किस तरह से जो कि आप इस गर्मी को झेल रहे हो. ठीक है, तो अब जरा सोच के देखो, हॉट टीन रूफ है, टीन का बना हुआ रूफ है, उस पर बिल्ली को बैठा दो तो जरा सोचो वो कितना बेचैन हो जाएगा, कितना अशांत हो जाएगा, कितना जो कि क्या कहता है कि व्याकुल हो जाएगा. और ऐसी ही स्थिति को डिफाइन करने के लिए जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को यूज किया जाता है वो एक्सप्रेशन कौन सा है, वो एक्सप्रेशन है बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन. आपका आंसर क्या होगा, सी. लेकिन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में देखो दोस्त, कहने के लिए क्वेश्चन एक होता है लेकिन इसके साथ साथ आपको 4 सवाल क्लियर होते हैं. अगर मैं बाकी ऑप्शंस को देखूं तो एक देखो क्या कहा जा रहा है कि और किस किस अर्थ में प्रयोग किया करोगे आप, लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ. लेकिन संजोग से देखो कि यहां दिए गए ऑप्शंस जो हैं दूसरे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से नहीं इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है, इसलिए इसमें तो एक ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ. लेकिन बाकी में अगर अदर सिचुएशन को डिफाइन करने वाले अलग अलग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते तो ये क्वेश्चन भले ही एक था लेकिन ऑप्शंस जो 4 थे, इस हिसाब से देखोगे तो 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते. तो चलो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ. अब देखो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि select the most appropriate idiom for the underlined segment in the sentence given below.
ठीक है, अंडरलाइंड सेगमेंट। अंडरलाइंड सेगमेंट में क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट सम पीपल फाइट फॉर द काउज बट मोस्ट ऑफ देम डोंट सपोर्ट इट। अब जरा सोच करके देखिए दोस्त, अगर हम लोग समाज के हित में कोई भी कदम उठाना चाहें, अगर मैं कहूं कि चलो जो कि समाज हित में मैं इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं कि हमें ना तो दहेज का डिमांड करना चाहिए, अगर हमें हमसे कोई दहेज का डिमांड करे तो हमें जो कि दहेज देना भी नहीं चाहिए, और इसके खिलाफ एक मोर्चा निकाला जाना चाहिए। और अगर मैं आप लोगों से पूछ देता हूं डू यू अग्री विथ माय आइडियाज, तो आप क्या कहोगे? यस सर वी आर अग्री। आप क्या कहोगे? यस सर वी आर रेडी, वी मस्ट नॉट टेक और गिव डॉरी। आप क्या कहोगे? हमें ना तो दहेज लेना चाहिए ना तो देना चाहिए। लेकिन पता चला क्या कि अगर मुझे अपने बहन की शादी करानी हो किसी अच्छे घर में, अगर उसे 10 लाख 20 लाख 50 लाख अगर आपसे दहेज मांगा जा रहा है, लड़का अगर योग्य है, तो आप कहोगे हाँ दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे कि बैक स्टेयर से जो कि आप क्या करोगे, दहेज की रकम उसके घर पहुंचा दोगे। तो इसका मतलब क्या भाई? यू आर पेइंग ओनली लिप सर्विसेज। जुबान से कह रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली यू आर नॉट सपोर्टिंग दिस कैंपेन। लेकिन ओरिजिनली हो क्या रहा है कि आप इस आइडिया को सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ बातों से कहते हो कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो यू डोंट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर आइडिया और कैंपेन। तो इसी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को यूज किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं पेइंग लिप सर्विसेज। अब अगर मैं देखूं ऑप्शंस में, तो देखो पेइंग लिप सर्विसेज, तो यहां पर देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कि मैं इस चीज के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए तो कोई भी इस चीज को सपोर्ट करते नहीं है। इसका मतलब क्या? वह सिर्फ बातें ही करते हैं, ऑनेस्टली कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब सारे के सारे बातों के ही शेर हैं, अदरवाइज सारे ढेर हैं। तो यहां पर देख लो, तो क्या कहोगे? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। लेकिन अब से थोड़ी ही देर पहले मैं कह रहा था, अगर आपसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूछा जाए, उनमें जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं ये तो आपके आंसर निकल गए, लेकिन बाकी जो ये 3 देख रहे हो दोस्त, ठीक है, एक तरह से ये जो कि 3 अलग अलग क्वेश्चन का भी आपको क्या क्या की तैयार किया। सबसे पहले देखो है आर आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। मतलब क्या हुआ? फ्राइंग पैन से निकल करके डायरेक्ट आप आग में गिर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले से ही मुश्किल परिस्थिति में तो थे ही थे आप, बैड सिचुएशन में। और इसके बाद क्या हुआ? बैड से भी वर्स्ट सिचुएशन में आप चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? बद से बदतर स्थिति में चले गए आप, स्थिति और भी भयावह हो गई आपकी। तो इसी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आर आउट ऑफ फ्राइंग पैन ऑन टू द फायर। मतलब क्या हुआ? फ्राइंग पैन से निकल करके सीधे आग में ही जा गिरे आप। दूसरा देखो आप क्या कहते हो? स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसके शाब्दिक अर्थ से भी इसको याद कर लेना। देखो स्पेयर का मतलब बख्श देना, छोड़ देना। रॉड का मतलब क्या? लोहे की छड़। इसके बाद के स्पॉइल द चाइल्ड, और लड़के को बर्बाद कर दो। सोच करके देखिए, बच्चा जब बड़ा होता है, अपने दोस्त यारों के संपर्क में आता है, तो कुछ अवगुण भी सीखता है, और उस समय में क्या होता है, उसको सुधारने की जरूरत होती है। ठीक है, उसको जो कि डिसिप्लिन बनाए जाने की जरूरत होती है, ताकि लेटर लाइफ में जाकर के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। ठीक है, और उस समय में अगर जरूरत भी पड़े तो आपको रॉड का सहारा लेना चाहिए, आपको डंडे का सहारा लेना चाहिए, जरूरत पड़े तो 2-4 लगा भी देना चाहिए, ताकि प्रॉपरली वो डिसिप्लिन हो जाए और लेटर लाइफ में जाकर के वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाए। तो यही कहता है कि आप क्या करो? लोहे के रॉड को बचा कर रखो, छड़ी मत चलाओ और बच्चे को बिगाड़ दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि चिल्ड्रन नीड डिसिप्लिन in order that they may be a responsible citizen in the later life। तो इस सिचुएशन के लिए कौन सा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज करोगे? स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अब इसके बाद देखो एक और बड़ा प्यारा सा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, माइंड द पीस एंड क्यूज। अगर मान लीजिए कि हमारे डायरेक्टर साहब अगर आए, एंड while talking to him you will have to mind your all the p's and q's। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप डायरेक्टर से बात करोगे तो आपको क्या रखना होगा? अपने जो कि स्पीच पे भी कमांड रखना होगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एट द सेम टाइम यू विल हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर बिहेवियर। एक तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, माप तौल करके ही आपको बोलना चाहिए। आपको एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए डील करना चाहिए। इसका मतलब इस सिचुएशन के लिए यूज किया जाने वाला जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो कौन है? डी है। और एच पर द गिवन स्टेटमेंट्स जो अप्रोप्रिएट आंसर है आपका वो क्या है? पेइंग ओनली लिप सर्विसेज। चलो दोस्त मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अब अगर हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द ग्रीक्स आर कंसिडर्ड टू बी अ करेजियस रेस। ठीक है, वैल्यूइंग द नॉलेज ब्यूटी एंड विजडम। यहां पर देखिए क्या हुआ, ग्रीक के बारे में बात की जा रही है, किस तरह के रेस माने जाते हैं ग्रीकों को।
ठीक है, तो ये कहा जाता है उन लोगों को किस तरह का रेस माना जाता है, नॉलेजेबल, मतलब क्या ज्ञानवान रेस माना जाता है। इसके बाद देखिए कि सुंदरता को लेकर के जाना जाता है, और उसकी बुद्धिमत्ता को लेकर के जाना जाता है, उसके विजडम को लेकर के जाना जाता है। और इसमें देखो क्या किया गया है कि विजडम की स्पेलिंग गलत है, तो क्या कहता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का चुनाव करना है। तो देखो विजडम की स्पेलिंग क्या होती है, WISDOM। ठीक है, तो देखो स्पेलिंग किसकी गलत है, तो विजडम की स्पेलिंग गलत है, देयरफॉर योर आंसर इज ए। और बाकी सभी शब्दों की स्पेलिंग क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 93 को देखें, क्वेश्चन नंबर 93 पूछता है आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो अनेक शब्द क्या कहा गया, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, द थियरी ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ। मतलब क्या हुआ, द थियरी एंड फिलोसफी ऑफ लॉ, लॉ इसका मतलब क्या हुआ कि द कंप्लीट नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स implications, implementations, लॉ से संबंधित जानकारी और इसका किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, इस क्षेत्र की कंप्लीट इंफॉर्मेशन किस नाम से जानी जाती है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानी जाती है। देयरफॉर योर आंसर इज ए। ठीक है, बाकी अगर मैं देखूं शब्दों को, दूसरा शब्द क्या है आपका, पेसिफिज्म। पेसिफिज्म का मतलब क्या होता है, शांतिवाद। एंड द पर्सन हु सपोर्ट्स पेसिफिज्म, द पर्सन इन इज नोन एज पेसिफिस्ट। देयर आफ्टर कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या हुआ, अगर लॉजी का प्रयोग किया गया है तो लॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ। द स्टडी ऑफ मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज का अध्ययन। और कॉस्मोलॉजी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, कैसे इसकी रचना हुई, कैसे ये इवॉल्व हुआ, इससे संबंधित विज्ञान जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कॉस्मोलॉजी कहेंगे। जिस जस्ट अ मिनट गाइस, मैंने कॉस्मोलॉजी के बारे में क्या कहा आपको, कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स इवोल्यूशन किस नाम से जाना जाएगा, कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। और इसके बाद देखो फिलिया, फिलिया का मतलब क्या है, एक तरह की आपकी क्या है, फॉन्डनेस। ये आपका क्या है, फॉन्डनेस है। ये क्या है, अटैचमेंट है। ये क्या दिखाता है, आपकी फ्रेंडशिप को दिखाता है। ठीक है, फ्रेंडशिप मतलब क्या हुआ, ये देखो फिलिया का मतलब क्या हुआ, इस चीज के आप लवर हैं, इस चीज के आप प्रेमी हैं, मतलब ये चीजें आपको क्या है तो पसंद है। और एज पर द क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, कंप्लीट knowledge of law, study of law and its implications and implementations किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा, jurisprudence के अंतर्गत आएगा। therefore your answer is A। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 94 को देखूं तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में कहता है कि चुनाव करें आप। देखते हैं अनेक शब्द क्या कहा गया कि एनिमल्स स्पेशली ऑन अ फार्म रिगार्डेड एज एन एसेट। आप क्या करते हो, मवेशियों का पालन करते हो। देखोगे गांव घर में भी देखोगे, यहाँ तक कि शहरों में भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे भी इंसान मिलेंगे जो अपने यहाँ गाय पालते हैं। अगर गाय पालते हैं तो उसके पीछे का उसका मकसद क्या होगा, गाय को इसलिए पालते हैं तो उसे उसको क्या मिलेगा, बछड़ा मिलेगा। उस बछड़े का उपयोग वो कहाँ करेंगे, हल जोतने में करेंगे। ठीक है, और जब गाय पालते हैं तो वो क्या देगी, दूध देगी। जब दूध देगी तो वो दूध को मार्केट में बेचेंगे, उसके जीविका का साधन बनेगा। एट द सेम टाइम दूध से वो क्या करेंगे, मक्खन तैयार करेंगे, दूध से क्या करेंगे, वो दही तैयार करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे और अपनी लाइवलीहुड को वो जिएंगे। तो मतलब क्या, इसी पर्पस से जो मवेशी का पालन करते हैं, जो उसकी फार्मिंग करते हैं, उसके लिए कहता है कि बताइए कौन सा शब्द होगा, एनिमल्स स्पेशली ऑन अ फार्म रिगार्डेड एज एन एसेट। तो देखो अब देखते हैं एक एक करके, हम देखते हैं सभी ऑप्शंस को देखते हैं। लिविड, इफ यू आर अ लिविड पर्सन इट मींस यू आर वेरी एंग्री, यू आर वेरी एंग्री और इनरेज्ड। अगर आप बहुत ही क्या कहते हो गुस्से में हो तो इसका मतलब आपके बारे में क्या कहा जाएगा, यू आर अ लिविड पर्सन। इसके बाद को लिवर स्टेबल, स्टेबल को हिंदी में उच्चारण करो इसको अस्तबल। अस्तबल किसका होता है, घोड़ों का होता है। अगर मान लीजिए कि लिवरी अस्तबल के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा अस्तबल है जहां घोड़ों को तैयार किया जाता है किराए पर देने के लिए। अगर मान लीजिए आपको हॉर्स राइडिंग का शौक है, अगर आप ऐसी जगहों पर जाओगे किराए के तौर पर, हो सकता है घंटा वाइज, हो सकता है दिन भर के लिए आपको पे करना होगा दिन भर, जो कि उस घोड़े का इस्तेमाल आप अपने पर्पज से कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी जगह के लिए जो यूज किया जाने वाला शब्द है वो क्या है आपका, लिवरी अस्तबल। इसके बाद के लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, जीवन यापन जो आप करते हो, यू अर्न योर लाइवलीहुड। ठीक है, मैं अपना जीविका उपार्जन कैसे करता हूँ, आपको पढ़ा करके करता हूँ, रिम्यूनरेशन के तौर पर जो मुझे रकम मिलती है उसी से मैं अपना परिवार चलाता हूँ।
इट मीन्स टीचिंग इज माई लाइवलीहुड, यही मेरा क्या है, जीविका उपार्जन के साधन है। और इसके बाद देखो फिर आपको कहते हो लाइव स्टॉक, और लाइव स्टॉक का मतलब क्या हुआ, वही जो आपसे डिमांड किया गया कि एनिमल्स स्पेशली ऑन अ फार्म रिगार्डेड एज एन एसेट, जो उसके संपत्ति के तौर पर जिसको वो रखता है, मतलब जिससे जो उसका जीविका उपार्जन करता है और जो उसके जीने का एक साधन है। तो इसके लिए जो यूज किया गया शब्द है वो क्या है, आपका आंसर डी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 95 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है आपको, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। मतलब क्या, वो गिवन सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है और चुनाव किसका करना है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का चुनाव हमें करना है। तो देखते हैं गिवन सेंटेंस क्या कहता है आपका, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच कैंडिडेट। मतलब क्या हुआ, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड, मतलब क्या कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस की रचना की गई है, वाज वर के साथ बीइंग प्लस V3 रखा गया है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस की रचना। मतलब हर एक कैंडिडेट जो थे बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लंबे लंबे वादे कर रहे थे सारे के सारे कैंडिडेट। तो जरा सोच के देखो किससे बना सेंटेंस, टू बी वर्ब के साथ, जो कि वाज वर्ब के साथ बीइंग प्लस V3। सोच के देखो इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, ईच कैंडिडेट को वाक्य का सब्जेक्ट बनाओ, वाज वर्ब प्लस V4 में रख दो इसको, तो क्या हो जाएगा, ईच कैंडिडेट वाज, ठीक है, क्या करोगे, ईच कैंडिडेट वाज, ठीक है, मेकिंग टॉल प्रोमिसेस, ऑप्शन चुनाव कर लो, ईच कैंडिडेट वाज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस सही है, ईच कैंडिडेट हैज गलत, ईच कैंडिडेट कैन गलत, ईच कैंडिडेट मेड V2 गलत, इट मींस योर आंसर इज डी। चलिए आते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, एंड द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इज ऑन द स्क्रीन बिफोर यू। अब ये देखो दोस्त, चलते हैं हम लोग लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस किस सेक्शन का है, आपका कंप्रीहेंशन सेक्शन का है ये क्वेश्चन। और देखो सेंटेंस क्या कहता है कंप्रीहेंशन का, एज आई, ठीक है, चलो इस तरफ से देखता हूं, एज आई, इसके बाद देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, क्रॉस भी है, इसके बाद देखो ड्रॉमेंट का मतलब क्या होता है, डूब जाना पानी में, ठीक है, इसके बाद देखो एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना, और इसके बाद देखो पास मतलब क्या होता है, क्रॉस कर जाना। तो जब सोच कर देखो पहले ऑप्शन का जब आप चुनाव करोगे तो यू विल गेट स्टक विथ टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस में आप स्टक हो जाओगे, कौन कौन, क्रॉस और जो कि पास। आप कहोगे कि सर यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, एस आई ब्लैंक्स द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, नदी की जलधारा, नदी की जलधारा। सेंटेंस देखो क्या कहता है कि एज आई द स्ट्रीम एंड बिगेन क्लाइंबिंग द हिल, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने नदी की जलधारा को पार किया और पहाड़ को चढ़ना शुरू किया। तो अब कहोगे नदी की जलधारा को मैंने पार किया, तो अब आप कहोगे कि सर पार करने के लिए तो हम किसको यूज कर सकते हैं, पास को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पार करने के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं, क्रॉस को भी यूज कर सकते हैं। और क्रॉस को ही हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या हो जाता है दोस्त, अगर आप सड़क के इस पार से उस पार जाओ, नदी के इस पार से उस पार जाओ, अगर नदी की जलधारा के इस पार से उस पार जाओ, तब जाकर के आप किसको यूज करते हो, क्रॉस को यूज करते हो। और पास करना मतलब क्या हुआ, ऐसे ही बह जाना, पास करना मतलब क्या होता है, किसी चीज में उत्तीर्ण हो जाना। और इसमें ये देखोगे कि आर पार ही पास करेंगे, ये बात नहीं है, बल्कि सामने से होकर के गुजरने के अर्थ में हम किसको यूज करते हैं, पास। बीत जाना के अर्थ में किसको यूज करते हैं, पास। इसलिए नदी की जलधारा के बारे में बात हुई है, जरूर लेखक क्या क्या होगा, एक पार से दूसरे पार गुजरा होगा, इसलिए आप क्रॉस का ही प्रयोग करें, आप पास का प्रयोग ना करें। तब आप देखिए क्या करेंगे, आप एज आई क्या करोगे, क्रॉस्ड द स्ट्रीम, जैसे ही मैंने नदी की जलधारा को पार किया, एंड बिगेन क्लाइंबिंग द हिल, और जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, द ग्रंटिंग एंड चैटरिंग इंक्रीज्ड, वैसे ही जो कि कहते हैं ग्रंटिंग और चैटरिंग जो है कि वो क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। ग्रंटिंग का मतलब क्या हुआ, किसी के दहाड़ने की आवाज, ठीक है, और इसके बाद देखिए फिर क्या है कि चैटरिंग, चैटरिंग का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि अगर मैं बंदर के बारे में बात करूं, लंगूर के बारे में बात करूं, अन्य जंगली जानवरों के बारे में बात करूं, जब खुशी के माहौल में जब वो आपस में बात करते हैं या चिड़िया चहचहाती है, उस तरह का जो माहौल बनता है, तो वो खुशी के भी हो सकते हैं। या अगर मान लो जंगल में कोई शिकार कर रहा है, चारों तरफ के जीव देख अगर रहे हैं, तो वो जो चीख पुकार होती है, तो वो भी शोर शराबा हो सकता है। तो कहने का मतलब जैसे ही लेखक ने पहाड़ को चढ़ना शुरू किया, चारों तरफ से जो है कि क्या देखेगा कि शोर शराबा सुनाई पड़ना शुरू हो गया, या देखेगा कि जो कि कहते कुछ जानवरों की जो कि गुर्राहट कह लो, या उसकी तीव्र आवाज आनी शुरू हो गई। एज द देखिए लंगूर्स वर, एज द लंगूर्स वर ट्राइंग टू वार्न मी ऑफ सम हिडन डेंजर, और जैसे देखिएगा कि लंगूरों की जो तीव्र आवाज आने लगी, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे ये लंगूर मुझे एहसास करा रहा हो किस चीज का, अनएक्सपेक्टेड कुछ खतरा होने वाला है, आगे कुछ खतरा है, जैसे लग रहा था कि वो उस चीज के
अगेंस्ट जो कि हमें आगाह कर रहा हो। उनकी आवाजों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे आगाह करना चाहते हो कि आगे जो कि तुम्हारे लिए कुछ खतरा है। अब देखो आगे क्या हुआ। आई लुक्ड अप एंड सॉ, मैंने क्या क्या ऊपर देखा तो मैंने क्या देखा, अ ग्रेट ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड। मैंने देखा ऊपर, जैसे देखा मैंने देखा कि एकदम नारंगी रंग का, एकदम सुनहले रंग का जो कि एक लेपर्ड जो था, ठीक है, वो जो कि ऊपर मैंने देखा एंड स्लिक एंड स्पॉटेड। अब ये देखिए कि धारीदार रचना थी किसकी, उस तेंदुए की धारीदार रचना थी। मैंने देखा कि ऊपर में जो कि क्या कहता है कि उसको देखा मैंने, खाली जगह ऑन अ रॉक अबाउट 20 फीट अवे फ्रॉम मी। इसका मतलब जैसे ही मैंने नजर उठा करके देखा तो मैंने क्या देखा कि ऊपर देख रहा हूं कि जो कि एक पत्थर पे जो कि एक तेंदुआ बैठा हुआ है, मेरे से ठीक 20 फीट की दूरी पर वो बैठा हुआ है। तो जब बैठा हुआ है तो यहां पर सोच करके देखो, तो यहां पर कौन से शब्द को यूज करोगे। आप क्या कहोगे कि मैंने देखा वहां पर बैठा हुआ देखा, तो यहां पर क्या हो सकता है, सिटिंग शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। यहां क्या हो सकता है, पर्स्ट शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। यहां पर आप क्या करोगे, पोएस्ट शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। तो सोच करके देखो, जनरली पर्स्ट शब्द का प्रयोग जो कि बर्ड्स के लिए होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि किस ऑप्शन का प्रयोग करके हमें दिया गया है ऑप्शन के रूप में। अब इसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरा में देखो क्या कहते हो कि डांसिंग प्लेइंग पोइस्ट। ये देखिए पोइस्ट का प्रयोग किया है, तो इसमें क्या करोगे, पोइस्ट। तब आप क्या कहोगे, एज आई क्रॉस्ड द स्ट्रीम, जैसे ही मैंने नदी की उस जलधारा को पार किया और पहाड़ चढ़ना शुरू ही किया कि जानवरों की आवाज आने लगी, ठीक है। और लंगूर जैसे लग रहा था कि वो मुझे जो कि आगे आने वाले खतरे के बारे में मुझे जो है कि क्या कर रहा हो, आगाह कर रहा हो। मैंने ऊपर देखा और क्या देखा कि एक सुनहले रंग का, और क्या कहोगे कि ये देखो ऑरेंज कलर का, मैंने एक लेपर्ड देखा, ठीक है, एक तेंदुए को मैंने देखा, ठीक है, स्लिक एंड स्पॉटेड। वो देखने में कैसा था, एकदम दुबला पतला, एकदम सुंदर सी रचना तो थी ही, स्पॉटेड एकदम धब्बेदार रचना तो थी ही थी। और वो क्या था, एक जो कि कहता रॉक पर बैठा हुआ था, करीब करीब मेरे से 20 फीट की दूरी पर। चलो यहां तक तो कांड हो गया आपका। इसके बाद देखो, द लेपर्ड लुक्ड एट मी वंस, ठीक है, लेपर्ड ने मुझ पे एक नजर डाली, ब्रीफली, पल भर के लिए मुझ पे नजर डाली, विथ एन एयर ऑफ डिस्डेन, नफरत भरी निगाह से मुझे पल भर के लिए देखा, एंड देन स्प्रिंग इनटू द डेंस थिकेट्स, इसके बाद छलांग लगा करके जो कि वो घनी झाड़ियों में भाग गया। इसके बाद देखो, मेकिंग खाली जगह नो साउंड एज इट मेल्टेड इनटू द शेडो, मतलब क्या, मेरे पे नजर डाला, कुछ पल मेरे से नजरें मिलाई, फिर जैसे लगा कि घृणापूर्ण नजरों से जो कि क्या कहता है कि मुझे मेरी उपेक्षा करते हुए तुरंत जाकर के जो कि वो घने जंगलों में भाग गया बिना किसी आवाज के। मतलब क्या हुआ, मुझे आवाज फील होने नहीं दिया, मतलब किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आई, ठीक है। मेकिंग खाली जगह नो साउंड, और जो कि किसी भी तरह की बिना आवाज किए हुए, तो एब्सोल्युटली नो साउंड, क्योंकि यहां पर नो का प्रयोग हुआ है तो साइलेंटली करेंगे। तो यहां पर देखिए नो साउंड है ही, तो साइलेंटली की जरूरत नहीं, हार्डली नेगेटिव वर्ड है तो यूज करेंगे नहीं, लाउडली नो साउंड तो होगा ही नहीं, तो क्या करोगे, एब्सोल्युटली नो साउंड। मतलब क्या हुआ, उसने जो कि एब्सोल्युटली किसी भी तरह के जो कि उन्होंने साउंड को जो कि प्रोड्यूस ही नहीं किया। एज इट मेल्टेड इनटू द शेडो, और क्या हुआ, फिर उस घने जंगल में वो गायब हो गया। आई हैड खाली जगह द लेपर्ड इन हिज क्वेस्ट फॉर फूड, जैसे देखो क्या कि मेरे पर उसने घृणा भरी नजर डाली, फिर कूद करके झाड़ी में भाग गया वो। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वो लेपर्ड निकला हो, अपने भोजन की खोज में निकला हो, और मेरे आगमन के साथ जैसे लगा कि जैसे मैंने उसको, वो जो शिकार करने निकला था अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में, जैसे लगा कि मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया हो, मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो जरा सोच करके देखो, यहां पर देखिए क्या है आपका, अगर नेक्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहां पर देखिए कि मैंने उसको क्या किया हो, डिस्टर्ब किया हो, तभी तो वो गुस्सा करके भाग गया। डिस्टर्ब द लेपर्ड, मैंने उसको क्या किया, जो कि कहते हैं डिस्टर्ब किया, इन हिज क्वेस्ट फॉर फूड, ठीक है, जो वो खोज को निकला था, अपने भोजन की खोज में निकला था, इस क्रम में मैंने उसे डिस्टर्ब किया। बट अ लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, आई हर्ड द क्विकनिंग क्राई ऑफ बार्किंग डियर्स एज इट फ्लेड थ्रू द फॉरेस्ट। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या कहोगे, आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट इनकाउंटर आई डिडंट सी द लेपर्ड अगेन, क्या कहता है, उस मुलाकात, इनकाउंटर, उस मुलाकात के बाद फिर से मेरी मुलाकात उस लेपर्ड के साथ मेरी कभी नहीं हुई। अब आप कहोगे कि सर ये लास्ट ऑप्शन में जो आपने इनकाउंटर शब्द का प्रयोग किया, इनकाउंटर के बदले आप मीटिंग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते थे क्या? तो मीटिंग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते थे और मुझे इनकाउंटर का ही प्रयोग करना था। अब आप कहोगे कि क्या डिफरेंस है सर दोनों में?
अगर दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर आप निकालोगे तो क्या कहोगे कि अगर मीटिंग होती है तो ये प्लान्ड वे में होती है। चाहे आप बिजनेस पर्पस से मीटिंग रखे हो, चाहे जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल किसी पर्पस से या विदाउट एनी पर्पस जो आपकी मीटिंग होती है, प्लान्ड मैनर में वो चीज होती है मीटिंग। लेकिन अचानक ही विदाउट एनी प्लान अगर आपका इनकाउंटर हो जाता है दुश्मनों से, आपका इनकाउंटर हो जाता है जंगली जानवरों से, आपका इनकाउंटर हो जाता है आपके मित्रों से, जिसके पीछे किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं थी, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनकाउंटर शब्द का ही प्रयोग करते हैं। और जब लेखक नदी की जलधारा को पार करके पहाड़ चढ़ना शुरू किया, तब तक उसे यह खबर नहीं थी, या क्या कहोगे, लेपर्ड के साथ उसकी कोई पहले जो कि संवाद नहीं हुआ था कि मैं आऊंगा और तुमसे मिलूंगा, पहले से प्लान्ड मीटिंग नहीं थी। अचानक जो है कि लेखक का सामना किससे हो जाता है, लेपर्ड से हो जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ किसको यूज करोगे, इनकाउंटर शब्द का प्रयोग करोगे। अब अगर एक तरफ से अगर इसको फील करना चाहोगे दोस्त, अब अगर इसको हम फील करना चाहें एक तरफ से, तो कर लो एक तरफ से। क्या कहोगे कि जैसे ही मैंने नदी की जलधारा को क्रॉस किया, ठीक है, क्रॉस्ड, नदी की जलधारा को क्रॉस किया, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि एक जो है कि किसको देखा, तेंदुए को देखा, एक रॉक पर बैठे हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइज्ड, पॉइज्ड ऑन अ रॉक, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कहते हैं कि जब मैंने मेरी नजर उस पे पड़ी, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि उसको रॉक पर बैठा हुआ है, करीब करीब मेरे से कितना दूर, 20 फीट दूर बैठा हुआ है। द लेपर्ड लुक एट मी वंस ब्रीफली विथ एयर ऑफ डिस्डेन, नफरत भरी नजर से, एंड देन स्प्रिंग इनटू द डेंस थिकेट, ठीक है, मेकिंग एब्सोल्युटली नो साउंड, बिना किसी तरह का साउंड प्रोड्यूस किए वो क्या क्या की, झाड़ी में जो कि क्या हुआ कि घने जंगल में वो छलांग लगाया और चला गया। इसके बाद के सैडो आई हैड, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने क्या किया था कि लेपर्ड निकला था अपने भोजन की खोज में, और मेरे आगमन से जो कि मैंने उसे क्या कर दिया हो, डिस्टर्ब कर दिया हो, डिस्टर्ब कर दिया हो। और इस तरह से जो कि वो भागा। लेकिन कुछ देर के बाद जो कि क्या कहता है कि एक हिरन की जो कि चीखने की आवाज आई, जैसे कि हिरन जो कि जंगल में भाग रहा हो और जो कि वो लेपर्ड उसका शिकार करने उसके पीछे भाग रहा हो, ठीक है। और वही पहली मुलाकात जो मेरी लेपर्ड के साथ हुई, इसके बाद मेरा फिर उससे कभी दोबारा सामना हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या, लास्ट में आपने किसको फील किया है, इनकाउंटर को फील किया है। इस तरह से हमने क्या किया दोस्त, अपने सभी क्वेश्चंस को हमने एनालिसिस कर लिया। इसी तरह हम लोग QIP 1181 का एनालिसिस कल करेंगे इसी चैनल पर। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारे चैनल पे वीडियो को व्यू करते रहिए। इसी संवाद के साथ वादा करते हैं पुनः इसी चैनल पर कल मिलने का। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।